आपकी जितनी प्रोफाइल है रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड आपने माशाल्लाह कायम किया और अभी तक स्टिल आप कर रहे हैं। एक मुझे शौक था कि मैं मार्शल आर्ट्स में कोई बड़ा काम करूं, लेकिन ये कि अपॉर्चुनिटीज़ मुल्क के अंदर हमारी उस तरह से नहीं है स्पोर्ट्स के अंदर। को इंजरी हुई, आपका आगे जो था वो कंपटीशन था, तो किस तरह से आपने खुद को मोटिवेट किया? जो ज़्यादा हुई थी ये उसी यूथ फेस्टिवल से 2-3 दिन पहले हुई थी कि उन्होंने मुझे सपोर्ट इस सेंस में किया कि जब आप कोई भी स्पोर्ट्समैन होता है उसका कोई बड़ा गोल होता है तो उसके अंदर ऑब्वियसली इंजरी का चांस भी होता है। इंजीनियरिंग की स्टडीज़ थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं आप, क्योंकि आपको मार्शल आर्ट का शौक था, आप जब यहाँ पर आए तो फिर दोबारा से आपने अपनी स्टडीज़ का रुख मोड़ लिया कि मुझे ये स्टडीज़ करनी चाहिए? नहीं, मेरा ना एक शुरू से ये था कि मैं एजुकेशन अपनी कंप्लीट करना चाहता था। अभी भी मैं एमफिल के अंदर भी जो करंटली यूनिवर्सिटी का टॉपर हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान खुशबू और आप देख रहे हैं GTV। नाज़रीन, आज की एपिसोड में हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान का प्राउड हैं और 14 टाइम्स इन्होंने गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर रखा है। मार्शल आर्ट फिटनेस से इनका ताल्लुक़ है और USA में ये पहले पाकिस्तानी थे जिन्होंने मार्शल आर्ट को रिप्रेजेंट किया और 2012 से लेकर अब तक ये रिकॉर्ड कायम ही करते जा रहे हैं, ब्रेक नहीं किया। मज़ीद इनसे जानते हैं कि आजकल क्या कर रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक समझे, मैं बात कर रही हूँ अहमद अमीन बोदला की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अहमद, कैसे हैं आप? आपका शुक्र। अच्छा अहमद, फर्स्ट ऑफ ऑल तो माशाल्लाह आपकी जितनी प्रोफाइल है रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड आपने माशाल्लाह कायम किया और अभी तक स्टिल आप कर रहे हैं। छोटी सी उम्र 18 साल में आपने पहला रिकॉर्ड कायम किया और अब आप 30 साल के हो गए हैं, कंटिन्यूसली आप रिकॉर्ड कायम करते जा रहे हैं। तो ज़रा जितने रिकॉर्ड्स आपने कायम किए हैं तो ज़रा तफसीलन ऑडियंस को ज़रा बताइएगा ये जर्नी कैसी रही और कौन कौन से रिकॉर्ड आपने बनाए? बेसिकली मैंने जब स्टार्ट लिया था तो 2010 के अंदर उस वक्त मैं सिर्फ टाइक्वांडो का एक ब्लैक बेल्ट था। ओके। और नॉर्मल ब्लैक बेल्ट था। और मैंने एक मुझे शौक था कि मैं मार्शल आर्ट्स में कोई बड़ा काम करूं, लेकिन ये कि अपॉर्चुनिटीज़ मुल्क के अंदर हमारी उस तरह से नहीं है स्पोर्ट्स के अंदर। तो वैसे ही एक दिन मैं सेकेंड ईयर में था तो मैंने यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो देखी स्पेन के मास्टर की वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए। मोस्ट किक्स इन 1 मिनट का वर्ल्ड रिकॉर्ड था उस वक्त, वो 128 किक्स थी 1 मिनट के अंदर। वो वीडियो मैंने देखी तो मुझे ऐसे ही फील हुआ कि मैं भी ब्रेक कर सकता हूँ, मुझे ये करना चाहिए। तो और वैसे ही मैं नीचे उतरा, मुझे याद है एक मैट्रेस पड़ा हुआ था तो मैंने मैट्रेस को ऐसे दीवार के साथ लगा के उसी स्टाइल से करना शुरू कर दी। अच्छा, 1 लेग ज़बरदस्त था स्टाइल। तो एनीहाउ उसको जब किया शुरू तो 2 या 3 दिन के बाद मैंने जो वो टारगेट था उसको मैंने बीट कर लिया। लाइक मैं 140 कर ली मैंने 3 दिन के बाद, क्योंकि मेरी जो लेग्स की स्ट्रेंथ थी वो अच्छी थी, मैं ज़्यादा देर तक हवा में टांग को होल्ड कर सकता था। तो इसकी वजह थी कि मुझे ये फील हुआ कि मैं इसको कर सकता हूँ। और मैं जिसको भी कहता था कि मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करना है तो वो मानते नहीं थे इस बात को, हंसते थे लोग कि क्या बातें कर रहे हैं। तो ये एक था स्टार्ट ये था। उसमें फिर ये हुआ कि हम सऊदीया चले गए। मेरे फादर आर्मी से क्योंकि रिटायर्ड है, वो उनकी जो रिटायरमेंट से पहले पोस्टिंग थी वो सऊदी अरेबिया में थी। तो वहाँ पे हम गए तो तकरीबन पाकिस्तान ऑलमोस्ट 7-8 माह के बाद आना था हमने। तो वो जो मेन ट्रेनिंग थी रिकॉर्ड की मैंने वो सऊदीया में की। अच्छा, यानी कि वहाँ पर आपने ट्रेनिंग जारी रखी है, स्किप नहीं किया आपने, ये होता है पैशन जी। और एम ये था मेरा बेसिकली कि इसको पाकिस्तान के अंदर जाके रिकॉर्ड को अटेम्प्ट करना है। और उसमें फिर ये था कि उस टाइम पे लोगों में अवेयरनेस भी नहीं थी। जब आप कहते थे कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तो मीडिया वाले भी और फेडरेशन वाले भी सबसे पहले ये पूछते थे कि गिनीज वालों का बंदा आएगा तो रिकॉर्ड कैसे बनेगा। बिल्कुल। जबकि उनके ऑफिशियल का आना ज़रूरी नहीं होता, उनके पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड अटैम्प्ट्स होते हैं, हज़ारों की तादाद में हो रहे हैं आजकल। तो हर जगह पे उनके बंदे तो नहीं जाते, उनका एक प्रोसेस होता है जिसमें आपने उनको एविडेंस कंपाइल करके भेजनी होती है, वीडियो एविडेंस होती है, उसमें जो हाई लेवल के प्रोफेशनल होते हैं उनकी स्टेटमेंट्स होती हैं। तो काफ़ी मतलब उसमें एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है जो आपको फॉलो करना होता है। सही। लेकिन आप सही तरीके से करें, आप उनके सारे रूल्स को फॉलो करें तो आपको रिकॉर्ड होल्डर का स्टेटस मिल जाता है ऑफिशियल। तो वहाँ उस तरीके से हमने स्टार्ट किया। और मैंने जब पहली दफ़ा तो किया तो मैंने कोई 260 समथिंग किक्स थी जो मैंने की। और रिकॉर्ड इन द मीन टाइम इंडिया का जो मास्टर था उसने रिकॉर्ड को 168 कर दिया था। अच्छा। तो मैंने खैर उससे भी 100 ऊपर कर ली 1 मिनट में जब मैंने पहला अपना अटैम्प्ट किया। लेकिन उस वक्त अटैम्प्ट करने के बाद मुझे इतना आइडिया नहीं था कि किस तरह से ये सारा कुछ कंपाइल होगा, कैसे हम सारा कुछ गिनीज को भेजेंगे। कुछ चीज़ें थी जो कि जिनके ऊपर मुझे डाउट्स थे, उनके टेक्निकल एविडेंस कंपाइलेशन का जो प्रोसेस था उसमें।
लेकिन देन फिर ये हुआ कि यूथ फेस्टिवल हुआ 2012 के अंदर 6-7 मंथ्स के बाद, और उसके अंदर मैंने अप्लाई किया और मैंने पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड वालों को इन्फॉर्म किया कि मैं एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑलरेडी ब्रेक कर चुका हूँ। सौदिया से आपने सौदिया से मैं आया, पंजाब में हाँ जी, मैं ऑल द वे सौदिया से आया, 2012 के अक्टूबर की बात है। और आके मैंने यहाँ पे ये बात की कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड अटैम्प्ट करूँगा। तो उन्होंने मेरा टेस्ट लिया। जब उन्होंने देखा कि मैं वाकई बीट कर रहा हूँ तो उन्होंने कहा ठीक है आप ये रिकॉर्ड अटैम्प्ट करें। तो मैंने वो पहला गिनेस का वर्ल्ड रिकॉर्ड मोस्ट मार्शल आर्ट किक्स इन 3 मिनट्स था, मैंने वो ब्रेक किया 2012 में। ज़बरदस्त। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो ये कंपटीशन है ये इंडिया, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान में आ गया कि इंडिया के मास्टर्स भी कर रहे थे, अमेरिका के मास्टर्स भी कर रहे थे, और पाकिस्तान से भी 1-2 लोग थे जो उसको कर रहे थे। अच्छा। और भी दुनिया में काफ़ी लोग होंगे जिनको मैं नहीं जानता, बट ये वो लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ और जिनके साथ मैं सोशल मीडिया पर राब्ते में था उस वक्त, फेसबुक पे। सही। लेकिन मेरे जहन में उस वक्त ये था कि अभी एक जो है ना ये मुल्क की जो ना इज़्ज़त की बात आ गई, तो अभी इसे हारना नहीं है, अब ये एक टाइटल लेने हैं सारे के सारे जो 1 लाख किक्स के टाइटल्स हैं। तो देन उस पर मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग की और इतनी ट्रेनिंग की कि इवेंचुअली मुझे नी इंजरी हुई, कार्टिलेज इंजरी हुई, जिसकी वजह से काफ़ी मुझे मार्शल आर्ट से टाइम ऑफ लेना पड़ा और एंड्योरेंस स्पोर्ट्स में जाना पड़ा। तो मतलब काफ़ी एक जो ना वो जब आप इस पाथ पे आ जाते हैं तो सेटबैक्स भी काफ़ी मिलते हैं आपको। बिल्कुल। और जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं आप बाज़ औक़ात बहुत हार्ड ट्रेनिंग करते हैं, इंजरीज भी आ जाती हैं। इंजरीज भी होती हैं, और उसके साथ साथ जो सबसे मेन चीज़ होती है ना वो ये होती है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको मेंटली बहुत ज़्यादा फोकस्ड और डिटरमिन रहना पड़ता है। और ये असल बात है हाँ स्पोर्टमैन की। हाँ जी, तो आपको बार बार कम बैक करना पड़ता है, आपको बार बार अपने आप को डेली जब आप उठते हैं सुबह तो आपको एक नई मोटिवेशन चाहिए होती है। और आप खुद को ही देते हैं वो मोटिवेशन, कोई आपको नहीं देता। हाँ, कोई आपको ना दे सकता है और ना किसी की कहने से कोई कुछ करता है। बिल्कुल। तो मोटिवेशन मेरे ख्याल से 90% इंटरनल होती है, 10% आप कह सकते हैं कि एक्सटर्नल होती है। बिल्कुल। तो बाकी ये था कि मुझे मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी सपोर्ट किया, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जैसे आपको खुद भी काफ़ी एक्सपीरियंस है, पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट के अलावा जितनी भी स्पोर्ट्स हैं उनके अंदर किसी भी किस्म की जो ना तो स्पॉन्सर्स हैं ना उसके अंदर कोई गवर्नमेंट किसी किस्म की आपको सपोर्ट करती है। तो अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं किसी और फील्ड की अदर देन क्रिकेटर, क्रिकेट में भी जो वही लोग जो टीम के अंदर खेल रहे हैं उनके अलावा नहीं, सही, तो आपको बहुत कुछ जो है वो खुद से करना पड़ता है। सही और अगर आपकी फैमिली ना आपको सपोर्ट करे बिल्कुल तो आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, मैं समझता हूँ कि मेरे से ज़्यादा फिज़िकली फिट लोग पाकिस्तान में हैं, ज़्यादा उनकी अंदर एंड्योरेंस ज़्यादा है उनकी, लेकिन ये है कि प्लेटफॉर्म नहीं मिलता लोगों को। अहमद, ये बहुत ज़बरदस्त आपने पॉइंट रेज़ किया है, मैं इस पर प्रोग्राम में आगे जाकर बात करना चाहूँगी, लेकिन हम अभी आपकी जर्नी ज़रा डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको इंजरी हुई और आपका आगे जो था वो कंपटीशन था, तो किस तरह से आपने खुद को मोटिवेट किया और दोबारा से आप मैदान में उतर पड़े? जो ज़्यादा हुई थी ये उसी यूथ फेस्टिवल से 2-3 दिन पहले हुई थी, विच वॉज अ रिज़ल्ट ऑफ ओवर ट्रेनिंग। और मैंने जब इसको स्टार्ट लिया तो रिकॉर्ड से 1-2 दिन पहले मुझे नी में काफ़ी पेन था, और देन मुझे याद है कि मैंने इस नी को बांधा, लेफ़्ट नी को बांध के, और इसमें वो एक स्प्रे होता है जो कि आपको टेम्परेरी जो है ना वो सेडेट कर देता है उस जगह को, लोकली हाँ सॉर्ट ऑफ लोकल एनेस्थेटिक होता है, प्रॉपर नहीं होता एनेस्थेटिक। अच्छा, घर वालों ने नहीं कहा कि छोड़ो पड़े फिर ट्राई कर लेना, क्या हो गया तुम पागल हो गए हो, ये क्या दीवानापन है? हाँ नहीं, मैंने कोई जो मैं कर रहा था एक कंस्ट्रक्टिव गोल था, तो उसके अंदर यहाँ घर वालों को पता है नहीं, सुननी ही नहीं। हाँ नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे सपोर्ट इस सेंस में किया कि जब आप कोई भी स्पोर्ट्समैन होता है उसका कोई बड़ा गोल होता है तो उसके अंदर ऑब्वियसली इंजरी का चांस भी होता है, और उसके अंदर बेसिकली क्योंकि आपके फादर जो है वो आर्मी में है, तो आपकी वो जो इंस्पिरेशन और जो ब्लड था वो आर्मी का था, तो दैट्स वाई वो बचपन से बिल्ड था। मेरी बचपन से जो ट्रेनिंग थी टीन एज में वो भी आर्मी वालों ने की थी, मुझे सारा टाइकोंडो का बैकग्राउंड मेरा। आप कंपटीशन जीत के घर वालों की क्या फीलिंग्स थी और आपकी क्या फीलिंग्स थी? काफ़ी खुश हुआ, और वो मुझे याद है कि पाकिस्तान में वो जो इवेंट है वो लाइव आया था और लाइव ब्रॉडकास्ट हुआ था, और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को ऑफिशियल फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान आया था, तो उसकी हाइप बहुत ज़्यादा थी पूरे पाकिस्तान में उस टाइम पे। और मैंने जब वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया और लाइव मैं उसके बाद बोला, तो वो लोग जितने भी फैमिली फ्रेंड्स और जो लोग टीवी देख रहे थे, तो काफ़ी मतलब वो एक मतलब
आप उसको कह सकते हैं कि वंस इन अ लाइफ टाइम वो फीलिंग होती है। लेकिन ये कि उसके बाद जिस तरह से एक दफ़ा तो रिकॉर्ड बनाना एक बात है, सेकंड ये कि आप दोबारा उस चीज़ को कंटिन्यू रखते हैं, आप नए रिकॉर्ड्स को चेस करते हैं। और फिर जब नी इंजरी 2014 में मेरी ज़्यादा बढ़ी तो उस टाइम ये था कि मैंने मार्शल आर्ट्स का मुझे ये लगा कि मुझे कुछ अरसे के लिए ब्रेक करनी पड़ेगी मार्शल आर्ट्स के में से। और मेरा जो बिल्ड था उस वक्त वो प्योरली एक मार्शल आर्टिस्ट वाला था, और मैं फिज़िकली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जिस तरह के पावर लिफ्टर्स होते हैं या जिस तरह के एंड्योरेंस एथलीट्स होते हैं। तो मुझे पुशअप्स करने आते थे अदर देन मार्शल आर्ट्स किक्स और पंचेस के अलावा, पुशअप्स मेरे अच्छे थे नेचुरली। तो मैंने एक एम बनाया कि अब मैं पुशअप्स के वर्ल्ड रिकॉर्ड अटैम्प्ट करूँगा, और मैंने स्ट्रेंथ बिल्ड करना शुरू कर दी पुशअप्स में, और ओवरऑल बॉडी में स्ट्रेंथ बनाना शुरू कर दी ज़्यादा। और जो ये एक रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस था एक तरफ से, और दूसरी तरफ से ये जो प्रोसेस है वो एक नई चीज़ को सीखने का था, एक नई चीज़ को मास्टर करने का था। तो वो जिस 3 साल मुझे लगे उसके प्रोफेशनल लेवल पे आने में, अब अल्लाह का शुक्र है मेरे अगले 1 साल के अंदर कोई 6 से 7 जो गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं वो सिर्फ पुशअप्स के ऊपर है। मुझे वेट के साथ 1 घंटे में 100 पाउंड के साथ, 60 पाउंड के साथ, 80 पाउंड के साथ, 20, 40 इस तरह मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। लेकिन उसको एक्वायर करने के लिए, और दुनिया में तो बहुत फिज़िकली फिट लोग थे जिनका बहुत एक बैकग्राउंड, किसी का क्रॉसफिट का था, किसी का कैलिस्थेनिक्स का था, मेरा मार्शल आर्ट्स का बैकग्राउंड था। उससे इस फील्ड में आना, इसकी एक काफ़ी एफर्ट चाहिए थी इसमें। और ऑलमोस्ट कोई 6-7 ईयर्स के बाद जब मैंने नी की MRI करवाई तो मेरी MRI के अंदर वो इंजरी हील हो चुकी थी। ज़बरदस्त, ये तो मैजिक हो गया। हाँ, मौजा। तो वो इंजरी के ठीक होने के बाद इन द मीन टाइम मैंने उस इंजरी करवाने के बाद एक ये चीज़ रियलाइज़ की थी कि मुझे स्पोर्ट्स साइंस और एक्सरसाइज साइंस को प्रॉपर सीखना पड़ेगा। ग्रेट। जब तक मैं इसको साइंटिफिकली लेके नहीं चलूँगा, मैं एक लंबा कैरियर नहीं हो सकता मेरा इस चीज़ में। बिल्कुल। अच्छा अहमद, आपने स्टडीज़ जो आपकी इंजीनियरिंग की स्टडीज़ थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं आप, एंड देन फिर उसके बाद आप ये जैसे कहते हैं कि स्पोर्ट्स साइंस में भी आप अब MPhil कर रहे हैं, तो ये चेंज किस तरह से आपने अपने अंदर लेकर आए? क्योंकि आपको मार्शल आर्ट का शौक़ था, आप जब यहाँ पर आए तो फिर दोबारा से आपने अपनी स्टडीज़ का रुख मोड़ लिया, क्या मुझे ये स्टडीज़ करनी चाहिए? नहीं, मेरा ना एक शुरू से ये था कि मैं एजुकेशन अपनी कंप्लीट करना चाहता था, और मैं अभी भी मैं MPhil के अंदर भी जो करंटली यूनिवर्सिटी का टॉपर हूँ मैं, और ज़बरदस्त। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी मेरा जो है वो टॉप 5 में मैं ग्रेजुएट हुआ था अपनी यूनिवर्सिटी में। तो मेरा बेसिकली ये था कि ये जो एक मिथ है कि आइदर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो सकते हैं या आप स्टडीज़ में हो सकते हैं, आप इन दोनों को इकट्ठा लेके नहीं चल सकते, ये हम एक तासुर है पाकिस्तान में। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमें वैसे देखना चाहिए कि जो हम बाकी जगहों पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं। अभी आजकल आप बच्चों से कहें कि आपको स्पोर्ट्स करनी चाहिए तो पेरेंट्स कहते हैं कि इसमें पढ़ना होता है, तो लेकिन वो ये नहीं देखते कि स्पोर्ट्स का जो एक फिज़िकल और मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट है, और जो टाइम बच्चा मोबाइल पे ज़ाया कर रहा है। तो इस तरह से अगर आप प्रॉपर तरीके से चीज़ों को मैनेज करें तो बैलेंस करें, दोनों चीज़ों को आप लेके साथ चल सकते हैं। मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की थी बस वैसे ही, किसी उसके पीछे कोई ये नहीं था कि कोई ड्रीम, कोई ड्रीम था, बस ऐसे था कि अच्छी पढ़ाई कर ली है। लड़के मोमन जो है वो इंजीनियरिंग करते हैं तो आपने भी कर ली, तो वो बस इस वजह से वैसे ही कर ली। और लेकिन क्योंकि उस दौरान मैं सर्टिफिकेशंस वगैरह मैंने स्टार्ट कर दी थी अपनी डिग्री के फ़ौरन बाद, स्पोर्ट्स साइंसेज में जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स साइंस एसोसिएशन है USA की, वहाँ से मैंने सर्टिफिकेशन स्टार्ट कर दी थी। तो फिर मुझे ये लगा कि मुझे इस फील्ड के अंदर अपनी जो मेरी फील्ड है जिसमें मैं प्रैक्टिकली भी कर रहा हूँ काम, और थ्योरेटिकली भी मैंने काफ़ी साल इसको पढ़ लिया है, तो अब मुझे इसमें PhD की तरफ जाना चाहिए। तो MPhil उसका पहला स्टेप था, तो MPhil मैंने स्टार्ट किया, और अब मेरी जो इसमें एरिया ऑफ रिसर्च है वो पीडियाट्रिक एक्सरसाइज है, कि छोटे बच्चों की जो साइंटिफिक एक्सरसाइज है उसको किस तरीके से लेके चलना है, ये मेरा रिसर्च एरिया है। और इसके अंदर भी फर्दर जो MPhil में मैं काम कर रहा हूँ वो मस्कुलर एंड्योरेंस के इफेक्ट्स पे कर रहा हूँ, और PhD में होपफुली मेरा जो आई डोंट नो कि किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा होता है, लेकिन पीडियाट्रिक एक्सरसाइज पे मैं करना चाहता हूँ। जैसे कि अहमद कहते हैं ना कि आप हर एक को बदल नहीं सकते हैं, हाँ एक बंदा जिसको आप बदल सकते हैं वो आप खुद है।
Yes, तो आप अपने रिएक्शन को, अपनी थॉट्स को बदलने, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। यस, बिल्कुल ऐसे ही। चलिए ठीक है अहमद, इसके अलावा जितनी भी आपने प्रोफेशनल गुफ्तगू की और टिप्स थी बहुत ही ज़बरदस्त थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि नाज़रीन ने बहुत कुछ सीखा होगा। तो इसके अलावा लाइट नोट पर जाते हैं, आपसे पूछते हैं कि इसके अलावा क्या एक्टिविटीज़ हैं आपकी? इसके अलावा मुझे मूवीज़ देखने का शौक़ है। सही है। मैं डेली कोई ना कोई मूवी देखता हूँ। सही। पहले मैं सर्च करता हूँ कि जो ख़ास तौर पर जो मिस्ट्री थ्रिलर्स होते हैं वो मुझे बड़ा शौक़ है। अच्छा, इसमें भी रिसर्च करते हैं आप? हाँ जी, ये मतलब मुझे शौक़ है। मूवी मैं कोई हफ्ते में 3-4 मूवीज़ मैं देखता हूँ। ये मेरी एक हॉबी है। लेकिन ये है कि ये कोई इस तरह से नहीं है कि मैं घंटों उसके ऊपर बैठा रहूँ। इस तरह से वो एक लिमिटेड टाइम के लिए, रात को जब सारे कामों से बंदा फ्री हो जाता है खाने वगैरह के बाद, तो कुछ देर में मूवी को लेकर निकाल। और ये भी आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी छोटी छोटी सी जो है हॉबीज़ जो आप पसंद करते हैं वो लाइफ में ऐड करें आप। जी ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। जाते जाते अहमद, आप माशाल्लाह से स्टडीज़ भी करें हैं अपनी यूनिवर्सिटी से, हमारी जानब से आपको बेस्ट ऑफ लक। अब फ्यूचर गोल्स क्या हैं, क्योंकि आपने इतने रिकॉर्ड बना लिए हैं ऑल ऑफ द वर्ल्ड और इसके साथ साथ अपनी एकेडमी बना ली है, तो अब स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद आपके फ्यूचर गोल्स क्या होंगे, एक तो ये बता दें। और जाते जाते जो यंगस्टर्स, लड़के लड़कियां आपको देख रहे हैं जो मार्शल आर्ट्स में आना चाहते हैं या उनके कोई फिटनेस गोल के हवाले से कुछ ड्रीम्स हैं, तो उनको कोई जाते थे मैसेज देना है? देखिए, जो गोल्स हैं, गोल्स इंसान के हमेशा होते हैं, लेकिन इंसान पूरा उन्हीं को करता है जिसमें जो अल्लाह ताला का हुक्म होता है, तो इंसान उसको अचीव कर सकता है। बेशक गोल्स इंसान को बड़े सेट करने चाहिए, और लेकिन कोई बंदा ये दावे से नहीं कह सकता कि मैं ये भी कर लूँगा, मैं ये भी कर लूँगा, मैं ये भी कर लूँगा। इंसान के बस में सिर्फ कोशिश है। मौलवी का कॉल है कि मैंने अपने इरादों के टूट जाने से अपने रब को पहचाना। हाँ, तो इरादे ज़रूर बांधे, लेकिन ये नहीं करें कि ज़िद्दी लगा लें कि अभी ही चाहिए, बस अल्लाह के मसले तो भी नहीं हो रहा। जब मेरे से कोई गोल पूछता है तो मैं ये कहता हूँ कि ये इरादा है मेरा, ये मैं करना चाहता हूँ। आगे वो होगा या नहीं होगा ये अल्लाह का हुक्म होता है। तो इस वजह से मैं बहुत से वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं जो मुझे अभी बीट करने हैं। मैं नहीं समझता कि मैंने अभी तक अपने पोटेंशियल पे मैं पूरा उतरा हूँ। वो बॉक्सर मोहम्मद अली की स्टोरी आपको पता होगी कि लास्ट स्टेज में जब वो बीमार थे तो उन्होंने कहा था कि मैंने सबसे ज़्यादा कमज़ोर अपनी बॉडी को ही पाया, और तब मुझे अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा महसूस हुए थे कि वाकई एक ऐसी क़ुव्वत है जो हम सबको कंट्रोल करी, और मेरी क़ुव्वत मेरी आंखों के सामने जिसे कहते हैं कि नहीं थी हो पा रही, और तब मुझे पता चला था कि अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है। उन्होंने ये मोहम्मद अली का जो कॉल है वो ये है कि व्हेनेवर आई थिंक दैट आई एम नंबर 1 ही मेक्स मी रियलाइज हु इज़ नंबर 1। ज़बरदस्त, ये था उनका जो कोट था। वो बाकी ये है कि काफ़ी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं जो इंशाल्लाह मैंने ब्रेक करने हैं, और उसमें स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस के भी हैं, और उसमें 1-2 ऐसे रिकॉर्ड्स भी हैं जो 8 घंटे और 12 घंटे तक की उसकी ड्यूरेशन है। तो बाकी ये कि जहाँ तक यंगस्टर्स का ताल्लुक है, तो मेरा एक चीज़ ये है कि हमारे पास ना इस माशरे में बिगड़ने के मौके बहुत ज़्यादा हैं, और सुधरने के मौके बहुत कम हैं। और हमारे आप ये देखें कि जो हमारी मुल्क की सूरत हाल है, तो यंगस्टर्स को जो है ना एक चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए कि इस वक्त हम सब के जो पेरेंट्स हैं उनके ऊपर जो फाइनेंशियल बर्डन्स हैं वो ज़्यादा हैं। ओवरऑल मुल्क के अंदर सब कुछ वो बेयर करते हैं। आप 35-40 तक के भी लोग हो जाते हैं, लेकिन वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते। तो और फाइनेंशियली स्टेबल इसलिए नहीं होते कि वो एक तो इकॉनमी मुल्क की ऐसी है, दूसरा ये कि वो बहुत से यानी किसी भी इनोवेटिव चीज़ के अंदर नहीं जाते, बिल्कुल एक फिक्स अप्रोच है। तो थोड़ा सा चीज़ों को सोचें, कुछ स्किल एक्वायर करें, डिफरेंट तरह की ग्रो करें अपने आप, ठीक है, ग्रो करें, सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करें। तो एजुकेशन ज़रूरी है, लेकिन एजुकेशन के साथ साथ जो स्किल डेवलपमेंट अगर आपकी नहीं होगी तो आप इस माशरे में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। जो फ्यूचर का जो टाइम है वो स्किल्स का है, और अगर यानी आप एक किसी भी फील्ड के अंदर जिस वक्त तक आप एक्सेप्शनल नहीं होंगे उस वक्त तक आपको बेनिफिट नहीं होगा। जनरल लेवल पे कोई कुछ भी एक्वायर करने का बेनिफिट आपको नहीं होगा। तो जब भी कोई काम करें उसको सीरियसनेस के साथ करें, और इस एम के साथ करें कि मैंने इसमें बेस्ट बनना है। ज़बरदस्त, अपना बेस्ट करना है। जिस फील्ड में आप बेस्ट होंगे उसमें अगर लाखों लोग भी हैं ना तो डिमांड फिर भी आपकी होगी। बहुत ही जिसे कहते हैं खूबसूरत मैसेज, और जो वक्त चल रहा है उसके चैलेंजेस के हवाले से फेस करते हुए आपने बहुत ही अच्छा गाइड किया यंगस्टर को। जाते थे बस मैं थोड़ा सा चाह रही हूँ कि जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सनस हैं और जो लड़कियाँ भी आ रही हैं,
तो हमारी जो स्पोर्ट बोर्ड है वो ना बिल्कुल भी जिसे कहते हैं फाइनेंशियली उनको सपोर्ट नहीं कर रही। अब जैसे कि कुछ फैमिलीज़ के बच्चियाँ ऐसे हैं जो कि अफोर्ड कर लेते हैं और वो पाकिस्तान को कहीं बाहर के मुल्क जाके या पाकिस्तान के ही प्लेटफॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। लेकिन अक्सर कुछ स्पोर्ट्स के लोगों से मेरा वास्ता हुआ है तो वो यही कहते हैं कि हमें फाइनेंशियली सपोर्ट बिल्कुल नहीं किया जाता। अगर उन पर घर की कुछ जिम्मेदारियां होती तो शायद आज वो वहाँ ना होते जहाँ पर वो हैं। जी। तो क्या कहना चाहेंगे जो इसके ज़िम्मेदार हैं जो स्पोर्ट्स को कंट्रोल कर रहे हैं? देखिए बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं इसमें। ये अगर आप इस पर बात करें ना कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स का जवाल क्यों है, तो एक चीज़ लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट ये करती है, तो ये देखिए खाली गवर्नमेंट नहीं करती, इसके अंदर आपकी मल्टीनेशनल्स मुल्क की ये भी इक्वली इन्वॉल्व है इस ड्यूरेशन में, इस वजह से कि दुनिया पूरी के अंदर स्पोर्ट्स की कामयाबी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत होती है। गवर्नमेंट भी पैसा लगाती है, साथ इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं और तब जाके स्पोर्ट्स ग्रो करती है। सही। अब इंडिया ने सिर्फ प्रो कबड्डी एक डिफरेंट वर्जन था कबड्डी का, उसको प्रमोट करने के लिए एक अपना पूरा टीवी चैनल डेडिकेट कर दिया जो सिर्फ कर ही उसको रहा था। तो जब जिस वक्त तक आप इस तरह से प्लेटफॉर्म्स नहीं करेंगे, आप खाली स्पोर्ट्स बोर्ड पे बैठे रहेंगे, तो मुल्क में जितने स्पोर्ट्स पर्सनस हैं, जितने लोग हैं, वो तो इतने ज़्यादा है कि आप सबको फाइनेंशियली सपोर्ट, स्पोर्ट्स बोर्ड का ना तो काम है, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करना स्पोर्ट्स बोर्ड का काम नहीं। अब जैसे अहमद आपने देखे हैं, आपने इतना कुछ अचीव करने के बाद अपनी अकेडमी जो है वो बनाई और आपके फादर ने फाइनेंशियली तौर पे काफ़ी आपको हेल्प आउट किया एंड राइट नाउ आप बहुत से बच्चों को जो है इस काबिल आपने बना दिया कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमें भी अपने हिस्से का किरदार जो है वो अदा करना चाहिए। ऐसे चलें, इसके अलावा जाते जाते कोई मैसेज इसके अलावा मैसेज ये है कि बस सबको जो है ना, वो जितने भी यंगस्टर्स जो है, जो बच्चे हैं ख़ास तौर पे, उनको फिटनेस की और स्पोर्ट्स की जो इम्पोर्टेंस है उसको रियलाइज़ करना चाहिए, उनके पेरेंट्स को उसको रियलाइज़ करना चाहिए। और मोबाइल और जो इस तरह की जो आईटी की दुनिया है, ये बच्चों को अर्ली एक्सपोज कर रही है उन चीज़ों पे जिन पे बच्चों को नहीं होना चाहिए। तो ये काफ़ी बड़ा नुकसान ये हो रहा है। बहुत ज़बरदस्त मैसेज। तो ये इस वजह से फिज़िकल एक्टिविटी और स्पोर्ट्स में आना चाहिए, इससे आप मेंटली डेविएट नहीं होते। बहुत से लोगों में सेल्फ हार्मिंग के जो ट्रेंड्स टीनेजर्स में आजकल आ रहे हैं, वो सारी सी बातें स्पोर्ट्स में आएंगी, आपकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ेगी तो फिर आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। आपके ना पास से कुछ लोग इसलिए डेविएट होते हैं कि उनके पास कोई सॉलिड गोल नहीं होता, कोई सॉलिड टारगेट नहीं होता अचीव करने के लिए। जब आप स्पोर्ट्स में आते हैं तो आप एक प्रोफेशनल माइंडसेट अपना डेवलप कर लेते हैं। ये आपको बहुत सी जो डिस्ट्रैक्शंस है लाइफ की, उससे बचा के रखते हैं। और ना सिर्फ आप स्पोर्ट में कामयाब होते हैं बल्कि ज़िंदगी में भी कामयाब होते हैं, भी आपको इसका बेनिफिट होता है। चलिए, थैंक यू सो मच अहमद। वक्त कम था लेकिन बहुत ही प्रोडक्टिव गुफ्तगू आपके साथ रही और उम्मीद करती हूँ कि यंगस्टर्स जो हैं उनको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। तो उम्मीद करती हूँ नाज़रीन आपको आज का प्रोग्राम बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा और अहमद ने बहुत ही मुफीद मशवरे हमारे यंगस्टर्स के लिए दिए हैं कि अपने वक्त को बर्बाद ना करें। आप जहाँ पर पढ़ाई करते हैं वहाँ पर फिज़िकल एक्टिविटी के लिए किसी स्पोर्ट्स को ज़रूर ज्वाइन करें, अपनी ज़िंदगी का गोल बना लें। और अब आने वाला वक्त जो है वो स्किल्स का है, तो जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उस हवाले से अपनी स्किल्स जो हैं वो सीखना शुरू कर दें और दुनिया को दिखा दें कि इसमें आप ही सिर्फ बेस्ट वॉरियर हैं। इस खूबसूरत मैसेज के साथ अपनी मेज़बान खुशबू अफजाल को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।